हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि फंडामेंटल की जो बेसिक चीज़ें या जो भी चीज़ें जिससे मार्केट रन होती है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के बायस रन होते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडर हो और आपको फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता कि फ़ंडामेंटल को रीड कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सिर्फ मैं वो नहीं बताऊंगा कि आप लोग जाओ फॉरेक्स फैक्ट्री पे और वहाँ पे जस्ट डेटा को रीड करो और आप उसके बेस पे जो है ना बाय एंड सेल करो, ठीक है। कभी कभी आपके फेवर में जो है ना डेटा भी आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट की उसकी जो है ना रेट आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो उसके बेस पे कभी कभी आप लोग सोचोगे कि यार ये तो डेटा नेगेटिव हो गया, ठीक है, आप उसके बेस पे ट्रेड करोगे, ठीक है। लेकिन मार्केट आपको वो रिज़ल्ट नहीं देती, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। या चलो अनएम्प्लॉयमेंट एक साइड में, ठीक है, वो जस्ट डेटा है, ठीक है। मैं जो अभी स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ ना कि डेटा को रीड कैसे किया जाता है, ठीक है, सिर्फ डेटा को देखे नहीं बल्कि उस डेटा का उसके थ्रू जो बड़े प्लेयर्स है या जो सेंट्रल बैंक है या जो फेड है उनकी डिसीजन में क्या कोई चेंज दिखाई देगा, ठीक है। कोई मार्केट पे जो है ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है ना क्या वो अपने रुझान को बदलेंगे या वो आगे क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग जब स्टडी करोगे ना, आप लोग इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए अगर आप लोग ट्रेड करोगे ना, तो आपके डायरेक्शन बायस जो है ना ऑटोमेटिकली जब वो ठीक हो जाते हैं ना, तो आपके सारे के सारे स्ट्रेटजीज वर्क करने भी स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मंथली के बायस जो होते हैं ना वो मैक्सिमम टाइम मीन ऑलमोस्ट 10% वो आपके ऑर्डर ब्लॉक एफ ए जी एस पी ओ आईज या जो भी आप यूज़ करो, ठीक है, सप्लाई डिमांड कुछ भी ना, वो जस्ट 10% उसके बेस पे होता है, ठीक है। बाकी 90% आपको फंडामेंटल्स को जानना ज़रूरी होता है। अगर फंडामेंटल को मिस कर गए तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सही से बताऊँ, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। मतलब आपके उसमें जो है ना एस एल वगैरह भी लगेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने एक मिस्टेक भी की थी कि उसमें मैंने बोला था कि 2022 में वो रेट कट कर रहे थे, ठीक है। असल में मैं रेट कट का अल्फाज यूज़ किया, हालांकि उसमें रेट हाइक था, ठीक है। तो मिस्टेक्स को इग्नोर करो, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें मैं अभी समझाने जा रहा हूँ ना, तो इसको गौर से देखो, ठीक है। ये चीज़ें जब आप लोग समझ लोगे, ठीक है, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो चीज़ें एक ट्रेडर को मस्ट जाननी ज़रूरी होती है ना, तो वो मैं आज के लेक्चर में आपको समझाऊंगा। और अगले सीपीआई का डेटा जो है ना वो तकरीबन 14 जुलाई को है, ठीक है। आज 30 जून है, तो दिन है काफ़ी। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग ट्राई करना कि जब अगला सीपीआई का डेटा आए तो आप लोग खुद उसे जो है ना खुद उसको रीड करके आप लोग खुद जो है ना मार्केट के डायरेक्शन फाइंड कर सको, ठीक है। तो इस वीडियो की जो है ना आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा का पूरा वॉच करना है, ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि वाई फंडामेंटल मैटर्स, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम इसके बेसिक चीज़ों को जानेंगे कि असल में इकोनॉमी क्या होती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फेड क्या होता है, बिल्कुल मैं स्क्रैच से समझाऊंगा, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। रेट कट क्या होता है, रेट हाइक क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड डिमांड क्या होता है, वाई गवर्नमेंट्स कंट्रोल इट, यानी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल क्यों करती है, ठीक है। और इसमें रिसेशन क्या होता है, ठीक है। ये सारे के सारी चीज़ें अभी हम इस लेक्चर में हम सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। तो यार इकोनॉमी वो है ना कि सोचो दुनिया की एक बड़ी मार्केट है जहाँ लोग चीज़ें ख़रीदते, बेचते, काम करते और पैसा चलाते, ठीक है। सब उस मार्केट में जो है ना मतलब चीज़ों को बेचते भी है, काम भी करते हैं और पैसा चलाते हैं, ठीक है। यानी वो पैसा सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। जब मार्केट में पैसा ठीक से घूम रहा हो तो इकोनॉमी अच्छी चलती है, ठीक है। जब चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाए या कम हो जाए तो इकोनॉमी पर असर पड़ता है, ठीक है। अब आगे आएंगे हम इसमें, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन अब इकोनॉमी यार एक कंट्री की इकोनॉमी है, ठीक है। हम
पैसा चलाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, हम उससे खरीद मतलब उसको पैसा देते हैं, वो हमें चीज़ देता है, ठीक है। वो कोई और चीज़ ख़रीदता है तो वो उसको पैसे देता है, मतलब उसके बदले ये सारी चीज़ें, मतलब पैसा एक तरह से सर्कुलेट हो रहा होता है, ठीक है। तो मुल्क की इकोनॉमी इससे चलती है, ठीक है, पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है। अब कभी जो है ना पैसा अच्छे तरीके से, मतलब सही तरीके से वो सर्कुलेट हो रहा होता है, कभी कभी जो है ना डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो फिर घूम रहा होता है, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं हो रहा होता, ठीक है, मतलब उसकी डिमांड ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि इकोनॉमी जो है ना वो स्लो मोड में हो गई है, ठीक है, मतलब पैसा सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर रहा, ठीक है। ये अभी हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी का बेसिक आप लोगों को जो है ना वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। बेसिक सर्कुलेशन ऑफ मनी जो हमारे कंट्री में होती है, ठीक है, या कहीं पे भी, ठीक है, तो वो हो रही थी, ठीक है, मतलब जो ख़रीदो फ़रोख्त भी उसमें हो रही होती है, सारे एक दूसरे के साथ जो है ना एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो ये इससे हमारी इकोनॉमी चलती है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन क्या होती है? तो इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है महंगाई, ठीक है, यानी जो चीज़ आज 100 रुपये की है, ठीक है, कुछ वक्त बाद वो 110 या 120 की हो जाए, इसका मतलब पैसे की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, यानी महंगी हो जाती है ना। तो पैसा पहले हमें कम देना पड़ता था उसके बदले में, अब हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी उस पैसे की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, कि वो पहले जो कम पैसा था वो इस काबिल था कि वो उस चीज़ को ख़रीद पाए, लेकिन अभी उस पैसे में इतना दम नहीं है कि वो उस चीज़ को ख़रीद पाए, इसलिए हम ज़्यादा पैसा उसमें देते हैं, ठीक है। तो ये है इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें फिर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है, ये मैं बहुत सिंपल सिंपल करके चल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा लंबा भी नहीं खींच रहा ताकि वो दिमाग में बिल्कुल बैठे ही ना, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है, इसको नोट करो ये सारी चीज़ों को, ठीक है, इसको माइंड में रखना। अभी आगे जो मैं बताऊँगा ना ये इसका बेसिक्स है, अभी इसके बारे में जब मैं बताऊँगा कि असल में ये रेट कट, ये रेट हाइक, ये क्या मतलब कैसे होता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए जब मैं इंटरेस्ट रेट के वर्ड यूज़ करूँ या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का वर्ड यूज़ करूँ, बॉन्ड का वर्ड यूज़ करूँ, तो आपके माइंड में होना चाहिए, रिसेशन का वर्ड यूज़ करूँ तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट को ऐसे समझो, जब बैंक या सिस्टम कहता है कि पैसा उधार लेना अब महंगा है या सस्ता है, अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो तो लोन लेना महंगा होता है, अगर इंटरेस्ट रेट लो हो तो लोन लेना सस्ता होता है, यानी मीन यूँ समझो यार, आसान अल्फाज में कि इंटरेस्ट रेट वो सूद है, ठीक है, मतलब कोई कर्ज़ा लेते हैं ना उस पर एक्स्ट्रा पे करना होता है, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो ज़ाहिर सी बात है उसमें जो है ना ये सारी चीज़ें हो जाती, मतलब इंटरेस्ट रेट हाई हो तो लोन उसमें फिर बंदे को लेना जो है ना महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उसको फिर रिटर्न ज़्यादा करना होता है ना। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट लो हो, ठीक है, तो उसमें फिर ज़ाहिर सी बात है लोन अगर ले भी लेना तो उसमें फिर उसे वापस करना आसान होता है, क्योंकि उसमें कम जो है ना इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। अभी हमारा इसमें इंटरेस्ट रेट के साथ क्या ताल्लुक़ है तो वो मैं बताऊंगा कि असल में ये हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, हम कोई कर्जा नहीं लेने वाले, जस्ट इसको रीड करेंगे, ठीक है। जो कंट्री में है वो इंटरेस्ट रेट और इन सारी चीज़ों को जो है ना बढ़ाते हैं कम करते हैं, तो वो सारे के सारी चीज़ें जो है ना मतलब उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है मार्केट पे वो आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, फेड क्या होता है, ठीक है, तो फेड का फुल नेम जो है ना फेडरल रिज़र्व है, ठीक है, और ये अमेरिका का बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है जो इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। फेड इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए रेट्स को ऊपर नीचे करता है, ठीक है, यानी जो रेट कट होता है, रेट हाइक होता है, वो मैं अभी समझाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है, या बल्कि समझा ही देता हूँ, ठीक है। रेट कट और रेट हाइक जो होता है ना, रेट कट, ठीक है, रेट कट का मतलब होता है कि यानी इंटरेस्ट रेट को कम करना, ठीक है। अभी मैंने समझाया इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है, यानी वो सूद, ठीक है, जो लोन के ऊपर वो करते हैं, ठीक है। रेट कट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट को उन्होंने कम कर दिया, ठीक है। और रेट हाइक का मतलब होता है कि यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, ठीक है। तो सिंपल ये वही है, जस्ट वर्डिंग को यूज़
उसको वो करना है, क्योंकि जब फेड का वो आता है तो वो रेट कट रेट हाइक का वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। माइंड में ये रखना कि असल में ये जो रेट कट होता है, ठीक है, और रेट हाइक जो होता है ये क्या होता है, तो बेसिकली रेट कट वो होता है कि इंटरेस्ट रेट को कम करना, और रेट हाइक वो होता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, फेड। और फेड ये अमेरिका, क्योंकि हम डॉलर के उस पे, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डॉलर जो है ना, या तो उसमें ट्रेड होता है या गोल्ड में, तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, तो इसलिए हमारे लिए डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर डॉलर पे इस इंटरेस्ट रेट और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, तो इसलिए हम डॉलर को रीड करने के लिए हम उनके कंट्रीज़ का इकोनॉमी और उनके इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, या सारी चीज़ों, रेट कट, रेट हाइक, उन सारी चीज़ों को हम रीड करते हैं, ठीक है। जब उन चीज़ों को हम रीड करेंगे तो उसके थ्रू हम डॉलर्स के जो है ना रेट्स को जो है ना हम उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि असल पे उस पर क्या इम्पेक्ट होगा, और उसके थ्रू फिर गोल्ड और इन सारी चीज़ों, जो स्टॉक्स या कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब मुश्किल नहीं है, ठीक है। जस्ट न्यूबीज़ के लिए ना थोड़ा सा वो लग सकता है कि भाई ये क्या है, ठीक है, और बोरिंग भी नहीं है। जब आप लोग इसको देखोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप लोगों को पता होगा कि मार्केट कहाँ पे जाने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि फिर मोटा मोटा पैसा जब बनता है ना, तो बनने को उसमें फिर मज़ा आने लगता है, ठीक है। तो अभी जो है ना रेट कट क्या होता है, रेट कट, रेट हाई क्या होता है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इस पे समझते हैं ना कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो होते हैं, तो असल में सिंपल अल्फाज में मैं अगर बताऊँ ना, तो उधार का पेपर समझो, ठीक है। यानी उधार का पेपर समझो, जब गवर्नमेंट या कंपनी पैसा उसको चाहिए होता है, ठीक है, तो वो बॉन्ड बेच कर कहती है कि हमें पैसा दो, हम बाद में वापस करेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा भी देंगे, ठीक है। यानी एक किस्म के यूँ समझो ना यार, जो जैसे हम कर्जा लेते हैं ना, तो ऐसे कंपनीज भी वो कर्जा ही लेती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा देंगे, जैसे इंश्योरेंस वाले नहीं होते, ऐसा ही वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि कंपनीज ने जो है ना बॉन्ड्स को ख़रीद लिया, वो मतलब सिंपल फंडा वही है, ठीक है। मतलब यार हाँ वही है, ठीक है। अब बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट का रिश्ता क्या है, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, ठीक है, तो नए बॉन्ड्स ज़्यादा फ़ायदा देने लगते हैं, या चलो यार वो नहीं समझाता, अभी कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। अब सिर्फ ये समझो बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है, अभी नहीं समझाता, अभी जो समझो क्या है, ठीक है, वो बाद में मैं समझाऊंगा। अच्छा, इन्फ्लेशन और उस डिमांड जो है, ठीक है, इन्फ्लेशन एंड डिमांड, अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। पीछे जो हमने रेट कट और रेट हाइक के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की ना, तो उन चीज़ों को आपको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई हो, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हम जो है ना इन्फ्लेशन एंड डिमांड, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, गवर्नमेंट इसको किस तरीके से कंट्रोल करती है, रिसेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी इसमें मैं बताऊंगा कि फेड रेट इन्फ्लेशन की वजह से कट होता है, रेट बढ़ता है, या क्या होता है इसमें सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन और डिमांड जो होता है ना, इन इसका जो है ना जब लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, ठीक है, तो डिमांड बढ़ती है, जाहिर सी बात है। जब लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को ख़रीदेंगे ना, तो डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड का मतलब है लोग उस चीज़ को कितना चाहते हैं, ठीक है। यानी ज़ाहिर सी बात है डिमांड का सबको पता होगा, ठीक है। यानी जब लोग एक चीज़ को बहुत ज़्यादा वो अमाउंट में ख़रीदते हैं, मतलब लोगों को चाहिए होता है भाई, तो मतलब डिमांड बढ़ गई ना चीज़ की, ठीक है। डिमांड बढ़ गई, अगर डिमांड बहुत बढ़ जाए, ठीक है, और सप्लाई सेम रहे, तो प्राइस बढ़ सकती है। ज़ाहिर सी बात है दुकानदार को जब पता चल जाए इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो प्राइस भी बढ़ा देते हैं भाई, ठीक है। वो सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, कि मतलब एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सप्लाई सेम रहे, ठीक है, सप्लाई सेम रहे, तो प्राइस बढ़ सकती है, ठीक है। ये अच्छी बात हो सकती है,
ठीक है, मतलब चीज़ों की प्राइस तो उसमें बढ़ जाए लेकिन डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। ये अच्छी बात हो सकती है क्योंकि बिजनेस चल रहा होता है ना उसमें, ठीक है, वो बिजनेस अच्छा रन हो रहा होता है, उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, लोग भी उसे खरीद रहे हैं, तो मतलब हम कहते हैं कि इससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े, ठीक है, यानी आम आदमी के लिए उस चीज़ को लेना ही महंगा पड़ जाए भाई, मतलब ठीक है, अमीर आदमी तो ख़रीद लेंगे लेकिन गरीब क्या करेगा भाई, चीज़ तो बढ़ गई, ठीक है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, लेकिन वो तो सिर्फ अमीर ही ख़रीदेंगे ना, फिर गरीब तो ख़रीद नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर उसकी वो मतलब ज़्यादा महंगी हो जाती है, ठीक है, तो उसको फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करती है भाई, जो हमारा आठवां पार्ट है, ठीक है, क्यों कंट्रोल करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, इसे कंट्रोल करती है क्योंकि अगर प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ती रहे तो लोगों की सैलरी उतनी जल्दी नहीं बढ़ती, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, लोगों की जो सैलरीज होती है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती, ठीक है। और फिर जब हर चीज़ उसमें फिर महंगी हो जाती है, ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे अखराजात हो जाते हैं, सारी चीज़ें उसको फिर कवर करना, फिर बजट में वो कवर करना बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी टैक्सेस, कभी इंटरेस्ट रेट और कभी दूसरे रूल्स यूज़ करके इकोनॉमी को स्लो या बैलेंस किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है, अभी जस्ट बेसिक बेसिक समझो, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फेड का मैंने तो बता दिया ना कि फेड क्या करता है, ठीक है, और गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करती है, क्योंकि वो यूँ समझो ना यार, कंट्री का जो है ना एक गियर पेडल को वो कभी दबाता है, कभी ब्रेक लगाता है, ठीक है, कभी तेज़ करता है, कभी स्लो करता है, ठीक है। तो वो, और वो कौन करता है, या फेड जिसे हम फेडरल रिजर्व करता है, वो अमेरिका का वो है, ठीक है, मतलब सेंट्रल बैंक क्या रही है समझो, सिंपली जो होता है ना, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये वो करता है। अच्छा, अब इसमें रिसेशन क्या होता है, ठीक है, रिसेशन का मतलब है इकोनॉमी का स्लो हो जाना, ठीक है, वही बात मैंने कह दी कि यानी बिजनेसेस जो है ना उसमें कम बिक रही है, ठीक है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक, मतलब लोगों के जॉब जो है ना ख़तरे में आ सकती है, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। रिसेशन में लोग कम खर्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर का डर होता है, ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है लोग खर्च इसलिए करें क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ जाती है ना, तो उसमें तो इकोनॉमी स्लो होती है, ठीक है, लोग जब कम करेंगे, डिमांड कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उसके उसकी वजह से फिर लोग खर्च भी फिर कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती है तो लोग कम खर्च करते हैं क्योंकि भाई महंगाई ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें फिर हम कहते हैं ना कि मतलब रिसेशन हो गई है, ठीक है। तो अब जो है ना ये होता है, ठीक है, इसमें एक और पॉइंट भी है, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रिश्ता है, ठीक है। जब रिसेशन आता है तो कंपनीज को कम ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, वो फिर जो है ना हायरिंग कम करती है या वर्कर्स हटा देती है, ठीक है, इसलिए रिसेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट अक्सर बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये माइंड में रखना, ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। 10 नंबर पॉइंट जो है ना, रिसेशन, एम्प्लॉय एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका मैंने स्पेलिंग गलत किया है यार, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है, जब रिसेशन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसमें फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक समझो, अब मैं बताता हूँ कि असल में ये काम कैसे करती है, ठीक है। अब देखो, फिर जो इंटरेस्ट रेट हाई करता है या कम करता है वो दो चीज़ों के बेस पे करता है, या हाई इन्फ्लेशन या हाई एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी रिसेशन जिसे जिसमें होती है, ठीक है, हाई एम्प्लॉयमेंट होती है तो रिसेशन भी होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, या हाई इन्फ्लेशन या हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बेसिक है, मैंने एक चार्ट की तरह ये बनाया हुआ है तो आप लोगों को बहुत ईजी होगा समझने में, ठीक है। अब जब इसमें क्या करता है, फेड का मैंने बता दिया कि वो क्या करता है, रेट कट करता है, रेट हाई करता है, ठीक है, वो मैंने बता दिया बेसिक। अब इसमें क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है ना
तो उसमें क्या होती है, रेट हाइक होती है। क्यों होती है समझो, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई उसमें, तो उसमें क्या होगा कि महंगाई ज़्यादा हो गई ना, ठीक है, तो उसमें फेड फिर उसमें रेट्स ऊपर करता है। फेड रेट ऊपर जो करता है ना, तो उससे रियल बॉन्ड यील्ड्स की भी जो है ना वो भी बढ़ती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, देखो, एक कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, उसको ब्रेक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, महंगाई क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होता है, तो डिमांड भी ज़्यादा हो गई, ठीक है, लोग उसे ख़रीदना भी चाहते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए उस चीज़ को ख़रीदना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिर जो है ना, कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, जो फेड होता है या जो सेंट्रल बैंक होता है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। तो इसलिए बढ़ाता है क्योंकि उसको रोक सके उस महंगाई को। अब हम समझेंगे कि भाई ये तो इसने टैक्सेस भी लगा दिए और ये सारी चीज़ें लगा दी, मतलब यार ये क्या है, मतलब ये तो ऑलरेडी वो इतनी महंगी है, ये ऊपर से और भी लगा रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं भाई, ये तो ऑलरेडी इतनी महंगी है, अब तो गरीब आदमी कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन असल में ना, जिसको ये नहीं पता कि क्यों होता है, ठीक है, तो बेसिकली वही करते हैं, हम जो है ना गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहे होते हैं कि भाई टैक्सेस पे टैक्सेस, टैक्सेस पे टैक्सेस, ठीक है, हाँ देते हैं, ठीक है, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं अपने कंट्री की बात नहीं कर रहा, वो तो एवं ही लगा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसलिए लगाते हैं ना ताकि उस डिमांड को कंट्रोल कर सके, ठीक है, ताकि वो जो महंगाई है ना, वो फिर धीरे धीरे जब लोग उसे खरीदेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है वो फिर जो है ना कंपनीज को या जो बेचने वाले हैं ना, तो वो उसकी प्राइसेस को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हाई इन्फ्लेशन होती है ना, महंगाई जो होती है, तो इसमें क्या होता है, वो करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को हाई। जब इंटरेस्ट रेट को वो हाई कर देते, ठीक है, यानी सूद को कर्जों पे हाई कर देते, ठीक है, तो उसमें फिर एक चीज़ होता है, इंटरेस्ट रेट को मैंने बोला था ना कि मतलब एक सूद की तरह होता है, ठीक है, ये मीन मान लो टैक्सेस भी है इसमें, ठीक है। अब जो रियल बॉन्ड यील्ड्स है, ठीक है, मैंने बोला था बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है, ये जो कंपनीज कहते हैं, मतलब ये कर्जा मांगते हैं, ठीक है, बैंक से भी मांग लेते हैं, फिर वो उसको रिटर्न करते हैं ज़्यादा, इंश्योरेंस वाले हो जाते हैं सारे, ये जो करते हैं ना, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, उन उस पे भी जो है ना टैक्स वो लग रहे होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो होता है ना उसके भी मतलब रिटर्न फिर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी रियल बॉन्ड्स जो है ना, तो वो भी हाइक कर जाते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से ना गोल्ड जो है ना, चूंकि इसकी वजह से जब ये बढ़ते हैं तो गोल्ड नीचे गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि जब रियल बॉन्ड्स यील्ड्स को किस में खरीदेंगे, ठीक है, कर्जों को अगर वो लेंगे तो डॉलर्स में ही लेंगे, ठीक है, अगर डॉलर्स में लेंगे तो डॉलर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसको अगर लेना है, ठीक है, बॉन्ड्स को लेना है तो उसको डॉलर में ही लेंगे, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, डॉलर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो गोल्ड उसका चूंकि अपोजिट वर्क करता है, ठीक है, मेन जब डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड नीचे होता है, क्योंकि गोल्ड की फिर डिमांड कम होती है, लोग फिर इसको तरजीह देते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स जो है ना उसकी फिर वो अच्छी रिटर्न होती है, ठीक है, मतलब अगर कोई उसको कर्जा देता है तो उसको पता होता है कि इसका रिटर्न मुझे अच्छा मिलने वाला है, ठीक है, इसलिए फिर गोल्ड के बजाय लोग इसमें फिर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती है, और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो वो नीचे गिरता है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया हो, ठीक है, नहीं समझ आया इसको रिपीट करो, दोबारा से देखो, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम मंथली टाइम फ्रेम के जितने भी बायस होते हैं ना, तो 90% इसी से रन होती है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करूँ और बहुत अच्छी तरीके से समझाओ, बिल्कुल स्क्रैच से मैंने बताया कि क्या चीज़ है, जिसको अगर फंडामेंटल का एल भी नहीं आता ना, तो वो भी समझ पाएगा कि क्या है, ठीक है। गोल्ड की वैल्यू गिरेगी उसमें, ठीक है, अब उसमें ना स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, तो स्टॉक्स जो होते हैं ना, तो वो ऐसे करते हैं ना, वो टेम्पररी थोड़ा सा मतलब मुश्किल में है, थोड़ा सा नीचे आके फिर वो अगर इकोनॉमी बेहतर है, ठीक है, इकोनॉमी बेहतर है तो ये जो है ना ये भी हाइक करेगी, ठीक है, हाइक करेगी, हाइक करेगी, लेकिन गिरेगी तब जब रिसेशन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें होगा, मतलब इकोनॉमी उसमें बहुत
वो हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट उसमें आ जाती है, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होती है, जब रिसेशन होता है, मैंने बोला था रिसेशन क्या होता है, नहीं समझ आया तो दोबारा से पीछे करके देख लो, ठीक है, वीडियो। उसमें रिसेशन में ही सिर्फ मार्केट गिरती है, ठीक है। लेकिन वो रिसेशन जब होती है तो उसके साथ फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी मैंने बोला था कि वो भी जो है ना उसमें बढ़ती है, ठीक है। तो मैंने शुरुआत में ही बोला कि फेड किन चीज़ों के बेस पे करता है, या तो हाई इन्फ्लेशन या हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या रिसेशन, या जो है ना इन्फ्लेशन के बेस पे जो वो जो या रेट हाइक या रेट कट, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के बेस पे वो जो है ना डिसीज़न लेते हैं। और जब इन दोनों चीज़ों के बेस पे डिसीज़न क्यों लेते हैं, क्योंकि फेड इकोनॉमी को स्मूथली रन करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ना ज़्यादा डिमांड बढ़े ताकि गरीब बंदा जो है ना उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, और ना ज़्यादा जो है ना उसमें मतलब बिल्कुल ही उसमें जो है ना अब वो हो जाए कि मतलब डिमांड उसमें इतनी ज़्यादा पहले सॉरी मैं थोड़ा सा उसमें ज़बान लड़खड़ा रही है, ठीक है, शुरुआत से बोल रहा हूँ तो। अच्छा, जब वो जो है ना इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि रेट हाई कर देना तो डिमांड उसमें ऑलरेडी वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए वो इन्फ्लेशन की वजह से रेट हाई करते। और हाई अनएम्प्लॉयमेंट में क्या करते, वो जो है ना रेट कट करते हैं, ठीक है, रेट्स को जो है ना वो कट करते हैं। क्यों कट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना रिसेशन हो चुकी होती है, ठीक है। तो इसलिए हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ बढ़ती है। मैंने अभी उसके रीज़न बताए थे कि क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो रियल बॉन्ड्स यील्ड है ना, तो वो भी मतलब वो रिटर्न्स कम देते हैं फिर कंपनीज को, ठीक है। तो उससे फिर क्या होता है, उसकी वैल्यू भी कम पड़ती है। तो फिर लोग जो है ना रियल बॉन्ड्स यील्ड पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है। अभी जब यहाँ मैं बॉन्ड्स का टॉपिक चल रहा था ना, तो उसमें मैं बताने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब तुम यूँ समझो, एक कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है। वो तुम्हें कहता है कि यार अगर तुम मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं तुम्हें 1 महीने बाद जो है ना 110 रुपये दूंगा, ठीक है। तुम बोलेगे चलो चलो ठीक है, उस टाइम पे बड़ी थी। लेकिन अगर 2 महीने बाद तुम्हें ये पता चले कि इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो कम हो चुकी है, ठीक है, और नए बॉन्ड यील्ड्स जो है, ठीक है, नए बॉन्ड यील्ड्स वो कम हो जाए, मतलब 100 रुपये पे तुम्हें 5 रुपये वो दे रहे, ठीक है। तो पुराने वाले जो बॉन्ड्स थे उसको तो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन जो नए बॉन्ड्स होंगे उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी डॉलर उसमें इस्तेमाल भी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू गिरेगी। तो जाहिर सी बात है, जब वो जो है ना उसकी वैल्यू गिर जाती है तो कोई डॉलर को इन्वेस्ट नहीं करेगा उस पर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, फिर लोग सेफ तरीके से जो है ना गोल्ड की तरफ आएंगे, फिर गोल्ड की डिमांड ज़्यादा होगी, और जब गोल्ड की डिमांड ज़्यादा होगी तो गोल्ड बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से फिर स्टॉक्स क्या करता है, तो स्टॉक्स जो है ना उसमें भी मतलब जो स्टॉक्स होता है, ठीक है, तो वो भी इस तरीके से थोड़ा सा सफ़र करेगा। लेकिन इकोनॉमी स्टेबल होने से 5-6 महीने पहले ही वो जो है ना अपने आप को रिकवरी की तरफ ले जाएगा, ठीक है। ये होता है ओवरऑल जो होता है, मतलब ये 5-6 महीने मैंने बोला ना, ठीक है। असल में ये जो जितना भी मैंने सारी चीज़ें अभी आप लोगों को इसमें बताई ना फंडामेंटल्स के बारे में, तो अभी ये सारे जो फेड किस तरीके से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का वो जो है ना डिसीजन इन दोनों चीज़ों के बेस पे लेते हैं ना, तो वो मैंने बता दी। लेकिन ये कोई इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है कि आप जाओ वहाँ पे डेटा रीड करो और भाई यहाँ से बाय सेल करो। ये ओवरऑल बाय समझने के लिए मंथ्स लग सकते हैं, कभी कभी तो सालों भी लग सकते हैं, ठीक है, जब वो अगर फेड जो है ना बिल्कुल डिसीजन चेंज ही ना करे, ठीक है। इसमें साल भी लग सकता है। ये इतने बड़े टाइम फ्रेम के आप लोगों को बाय समझा देता है कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई। तो फेड का स्टेटमेंट कहाँ से देखते हैं भाई, सिंपली जाओ फेडरल रिजर्व का जो है ना वेबसाइट है, ठीक है। अ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फेडरल रिजर्व, ठीक है, यह पहला वेबसाइट आप लोगों के पास आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ये फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से ये वेबसाइट है, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करके कैलेंडर पे जाता हूँ, और कैलेंडर में जो है ना आप लोगों को
यहाँ पे सारे न्यूज़ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखना है कि जो इसमें किस दिन जो है ना आपका न्यूज़ होगा, ठीक है, मतलब किस दिन आपके न्यूज़ होंगे। अभी फेड का जो अगर मैं बताऊँ ना, तो आई थिंक पिछले न्यूज़ जो थी ना 23 तारीख को आई थी, 23 नहीं, ऑलमोस्ट किस तारीख को थी यार, मैं तो भूल ही गया। कई 11 बजे थे, 18, 18, 17, हाँ ये था 17 तारीख को थे। ये तकरीबन 2 मंथ बाद जो है ना फेड की स्टेटमेंट आती है, ठीक है। हर 2 मंथ बाद फेड की स्टेटमेंट और इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है, और ये उसमें डिसीजन वगैरह वो लेते हैं कि वो स्टेटमेंट पेश करते हैं कि हम क्या करने वाले, रेट कट कर रहे हैं या रेट हाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन फेड की स्टेटमेंट आने से पहले ही आप लोगों को कैसे पता लगेगा, वो आप लोग जब सीपीआई का डेटा आउट होता है, सीपीआई का डेटा जो होता है वो इन्फ्लेशन के बारे में होता है, उसका डेटा होता है, तो उससे पता चलता है, ठीक है। अब फेड की स्टेटमेंट जो आती है, ठीक है, तो वो आप लोग कहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे सीधा फेडरल रिजर्व की वेबसाइट पे हो गया, सीधा ये यहाँ पे मैंने खोला है, ठीक है। जब आप इसकी वेबसाइट को खोलोगे ना, तो यहाँ पे साइड पे लिखा है मीटिंग कैलेंडर एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है, कि ये कहाँ पे है, ठीक है, तो सिंपली जब आप लोग ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिसर्च इसमें तो नहीं होता आई थिंक। हाँ बस यही है, मीटिंग कैलेंडर इन्फॉर्मेशन, बस वहाँ लिख दो फेडरल रिजर्व के साथ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जब आ जाता है ना 2024 का, ये यहाँ पे जनवरी मार्च, देखो जनवरी में हुआ था 27-28 को आउट हुआ था, फिर मार्च में हुआ, फिर अप्रैल में हुआ, जून में हुआ, ठीक है। अभी जुलाई में किस तारीख को होगा, 28-29 को आउट होगा, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट आने से पहले सीपीआई का डेटा अक्सर आउट होता है, ठीक है। तो उसको आप रीड करके आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि भाई स्टेटमेंट कैसे आने वाले, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है, मुश्किल भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं HTML या PDF पे क्लिक करूँ तो मुझे वो शो हो जाएगा। मैंने PDF पे क्लिक किया, ये मेरे पास ओपन हो गया। इसको अगर आप लोग रीड कर सकते हो तो अच्छी बात है, इसमें 2 ही पेजेस होते हैं, ठीक है, और उसको रीड कर सकते हो, अच्छी बात है। नहीं है तो ट्रांसलेट कर लो गूगल ट्रांसलेट से, और या जो है ना जीपीटी को कह दो कि इसमें बोला क्या है। जस्ट उसको ये नहीं बोलना मुझे बताओ क्या होगा, क्योंकि वो कभी भी एआई आपको ये नहीं बता सकती कि ओवरऑल कंडीशन क्या है, क्योंकि वो उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। वो कर भी नहीं सकता, ओवरऑल कंडीशन को आपने खुद देखना होता है, ठीक है। उसको जस्ट बोलो मुझे इसको ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। जब वो ट्रांसलेट करेगा आपको डेटा मिल जाएगा, और ये जो चीज़ें मैंने बताई है तो उसको नज़र में रखते हुए आप लोगों ने करना है, ठीक है। अभी जो ये डेटा आउट हुआ था तो इसमें क्या बोला था उन्होंने, जो है ना रेट हाइक के बारे में बात की थी, ठीक है। यानी उसमें जो इन्फ्लेशन थी वो ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो है ना वो हुआ कि मतलब उन्होंने रेट हाइक का फैसला किया। लेकिन इसमें इन्होंने ये भी बोला कि असल में आने वाले जो सीपीआई का डेटा होगा, यानी जो इन्फ्लेशन का डेटा होंगे, उस पर हमारा जो हमारी जो नज़र होगी वो उस पर रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि मतलब हम जो भी करेंगे उस पे हमारी नज़र होगी, तो इसलिए आने वाले जो सीपीआई का डेटा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो आने वाले तकरीबन 13 या 14 तारीख को इन्फ्लेशन का जो डेटा होगा वो आएगा, तो उसको आप लोगों ने ज़रूरी लाज़मी जो है ना उसको देखना है, और उसको फिर आप लोगों ने उसके बेस पे फिर आने वाली फेड की न्यूज़ भी जो है ना आप लोगों ने प्रेडिक्ट करनी है। अभी करंट मार्केट जो है ना उसी की वजह से जो ये बेरिश चल रही है ना गोल्ड की, तो इसी वजह से आप लोगों को बेरिश दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसका सिर्फ सिंपल रीज़न यही है, सही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी है, ठीक है। और फेड की न्यूज़ जब आउट हुई थी तो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ पे उसकी आउट हुई थी, और यहाँ से देखो ये ओवरऑल बेरिश जा रही थी। मैंने इसको पकड़ा भी था दूसरे दिन से, ओवरऑल पूरी की पूरे मैंने पकड़ ली। अभी 14 तारीख को जब ये आएगी तो उसको भी हम पकड़ेंगे, ठीक है। सीपीआई का डेटा, उसका इम्पैक्ट भी होगा। अगर वो फिर भी जो है ना इन्फ्लेशन मतलब अनचेंज रहती है, ठीक है, मतलब अनचेंज रहती है और भी जो है ना ज़्यादा बढ़ती है, तो ये एक और सिग्नल है कि मतलब आने वाले फेड की जो डिसीजन होगी ना तो वो भी अनचेंज होगी, जिससे मार्केट और भी गिर सकती है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अभी ये मैं अभी से क्यों बता रहा हूँ, ये तो आप लोगों ने करना आता होमवर्क, ठीक है। खैर चलो खुद से भी ट्राई करना, ठीक है। बाकी ये रही फेड की स्टेटमेंट, आप लोग खुद भी जाके इसको पढ़ के देख सकते हो जो मैंने बताया क्या है ऐसा है भी कि नहीं, ठीक है। 17 जुलाई को ये आउट हुआ था। बाकी अगर मैं बताऊं तो
यहाँ पे देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 14 तारीख को ये आउट होगा, ठीक है। जो आने वाला इन्फ्लेशन का डेटा होगा तो वो आउट होगा, ठीक है। तो बस ये था। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इसको इस वीडियो में कवर करूँ, जितना मुझसे हो सका मैंने कवर किया। बाकी अगर कोई डाउट हो तो फिर मुझे बता देना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हो, ठीक है। और जो भी हो वो फिर मुझे बता देना, सही है। और फिर मैं तो सोच रहा था पिछले लेक्चर में ऐड कर दूँ, लेकिन आप लोगों के कहने पे मैंने फिर ये वीडियो बना दी, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ना पूरी सही तरीके से देखना, और अगर कहीं पे डाउट है तो वो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये जो है ना बहुत लेंथी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग इसको भी सीख कर आप जो है ना मंथली के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।